अफसर होते हैं ना। कहाँ तक ये सिक्योरिटी मिलती रहेगी हमें? जान तक आप लोगों को जाना है। हमने ये डॉक्यूमेंट्री फुटेज जहाँ फिर हमें चाहिए, हमने वहाँ रुकना भी है। हमें ये डिस्टर्बेंस ना आए फिर बीच में, क्योंकि हम जाते तो अकेले गए हैं, अब लिविंग चार्ज चल पड़ी है। हमारा काम तो डिस्टर्ब ना करे। हमें जो बेस्ट पॉइंट लगेगा हमने वहाँ रुकना है। यार 1 मिनट मैं बात करता हूँ। 1 मिनट नहीं छोड़े ना आप, सांस नहीं लेंगे। बात सुनो सिर्फ। इस वक्त मैं एक एलसी पे खड़ा हूँ जो कि मस्तूम और नौशकी की एलसी है। इस तरफ जाएंगे तो नौशकी, इस तरफ जाएंगे तो मस्तूम। मौज लगी। क्वेटा से अगर आप आ रहे हो तो तकरीबन 158 किलोमीटर 158 किलोमीटर के फासले के ऊपर आपको कल्लात मिलता है। तो जब पाकिस्तान बना तो 1947 के अंदर खान ऑफ कल्लात ने पाकिस्तान के साथ कल्लात रीजन के इल्हाक का ऐलान किया और 1948 के अंदर बाकायदा कल्लात पाकिस्तान के अंदर शामिल हो गया। मौजूदा दौर के अंदर कल्लात पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में एक डिस्ट्रिक्ट की हैसियत रखता है। बुलंदी पर होने की वजह से यहाँ हवाएं काफी तेज चलती हैं, अलबत्ता बारिशें कम होती हैं, जिसकी वजह से इसको एक तरीके से आप बलूचिस्तान का कोल्ड डेजर्ट कह सकते हैं। अब अगर आप क्वेटा या खुजदार से दोनों में से किसी तरफ से भी इस तरफ को आते हैं सोराब रीजन की तरफ, तो यहाँ पर आपको सर्दी अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ती हुई महसूस होती है और हवाएं भी तेज चलती हुई महसूस होती हैं। इसकी एक वजह तो लोगों ने यह बयान की है कि ये एलिवेशन है, यानी सतह समुद्र से बुलंद है। यानी अब साइबेरिया से, यानी रशिया में साइबेरिया के मुकाम से ये दुनिया का सर्द तरीन मुकाम है। जब वहां से हवाएं चलना शुरू होती हैं तो जब वो हमारे साउथ एशिया यानी बर्र-ए-सगीर की तरफ आ रही होती हैं, सब कॉन्टिनेंट की तरफ, तो वो पाकिस्तान के अंदर जब गुजरती हैं तो इस कॉरिडोर से होती हुई गुजरती हैं, तो जिसकी वजह से एक तो आपको हवाएं तेज भी मिलती हैं और दूसरा ये कि वहां पर सर्दी की शिद्दत भी ज्यादा होती है। लाए थे तकरीबन 4 दिन पुराना। वो वाले तक चिप्स ही अड़े है। सलमान जफर भाई ने जो है ना अपना वो काम शुरू किया था, उसका उन्होंने नाम रखा था राइड विद ब्राइड के नाम से। मूला का रास्ता भी, मूला पहुंचना तो अपनी जगह एक ट्रीट कहें या एक अदद एजाज कह लीजिए, मूला का रास्ता भी बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ मुनफरिद तर्ज के पहाड़ और चट्टानें आपको देखने को मिलती हैं। कहीं पर तह दर तह चट्टानें एक दूसरे के ऊपर लेटी हुई होती हैं
और कहीं पर आपको ऐसे पहाड़ नजर आते हैं वसी और अरीज के आपने कहीं और देखे नहीं होते। यहाँ जाने के बारे में जान लीजिए कि खुजदार से खरजान गांव तक जाने का रास्ता, वहां पर आपको पक्की सड़क मिल जाएगी, वहां पर आपको कोई मसला नहीं रहेगा। अलबत्ता जब आप खरजान गांव के लिए उतरेंगे, वहां से मूला के रेस्ट हाउस तक और आगे चटोक यानी मूला चटोक तक पहुंचने के लिए आपको सिर्फ कच्चा रास्ता मिलेगा। तो इस बात को अपने जहन के अंदर रखिए। अच्छा, चटोक के मुकाम के ऊपर जो रेस्ट हाउस है, वहां पर ना बाथरूम है, ना गैस है, ना बिजली है। इन सब के बावजूद आवाम की एक बड़ी तादाद यहाँ पर आती है, कैंप लगाती है और एंजॉय करती है। वजह उसकी है यहाँ का पानी। यहाँ के पानी के अंदर नहाकर दिन भर की आपकी सफ़र की, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ आने का, दिन भर की आपकी थकन जो आपको सफ़र से होती है, यहाँ के पानी में नहाने के बाद वो सारी थकन आपकी उतर जाती है। बयाबां के अंदर, दश्त के अंदर बहता हुआ ये चश्मा इतना खूबसूरत और आंखों को लुभाने वाला और दिल को लुभाने वाला होता है कि इसको अल्फाज में बयान करना मुश्किल होता है। मूला जो गांव है, ये इसकी जो हिस्ट्री के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा रिच है, इसकी तरफ हमें फोकस करना चाहिए। तो ये कि मूला में जो वाक़यात या आसार कदीमा जो मिले हैं वो 2000 साल पहले के हैं। और यहाँ पे कहा जाता है कि मोंजोदड़ो और हड़प्पा के जो लोग थे वो मूला के रास्ते जो है वो ट्रेड किया करते थे अरेबियन सी तक। तो इस लिहाज से यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, आसार कदीमा के लिहाज से कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि लोग मूला चटोक वाटरफॉल तो देखने आते हैं, लेकिन जितना ये कदीम है और यहाँ पे जो बाकियात उनकी मिलती हैं उस पर भी किसी किस्म का कोई म्यूज़ियम जो है वो नहीं बनाया गया। तो इसकी तरफ फोकस ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि ये 2000 साल पहले की सेटलमेंट जो उस टाइम से जो गाँव है, इसमें इटाचीज़ का गाँव आता है, मूला गाँव आता है, ये स्टिल अभी तक आबाद है। वंगू पास जो है वो हमारे लिए सरप्राइज़ था। मतलब ये गूगल मैप में किसी जगह पे भी अपडेट नहीं है, ना इसको पिन पॉइंट किया गया है, ना ही विकीपीडिया पे, ना ही किसी और जगह पे इसका कोई आर्टिकल आपको मिलेगा। तो इसलिए जब हमें किसी जगह से इन्फॉर्मेशन इस इलाके, क्योंकि हम मैप पे वर्क करके गए थे तो हमें इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। लेकिन जब हम मूला से वापसी पे निकले टूर का जो हमारे लास्ट डेज थे वापस पंजाब जाने के लिए, तो हमने जो रास्ते में M8 के ऊपर जो बहुत सबसे खूबसूरत और एक जो है एक्सट्रीम जो चीज़ देखी वो थी वंगू पास। वंगू पास जो है वो हुसदार से तकरीबन 80 किलोमीटर पे है, और ये M8 को कंस्ट्रक्शन करने में सबसे मुश्किल जो पॉइंट है वो वंगू पास का ही था, क्योंकि ये बहुत हाइट के ऊपर है। और ये कीरथर जो माउंटेन रेंज है जो कि मूला रिवर से शुरू होती है और कराची तक ये जो माउंटेन रेंज जाती है। तो इसलिए आपको जो एक बहुत बड़ा वाइड एंगल यहाँ पे देखने को मिलता है। और जो सिंध की सबसे हाईएस्ट पीक है वो कीरथर माउंटेन रेंज में ही है, जिसको रूहाई कहा जाता है, और ये दादू के करीब है।
वंगू पास का जो हमने एरिया विज़िट किया, जो M8 का जो ये एरिया विज़िट किया, इसमें जो 2 लेन्स जो हैं वो कंप्लीट कर दी गई हैं और इस प्रोजेक्ट को 4 लेन्स में जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन पहला फेज़ जो है वो 2 लेन्स को कंप्लीट करने का और उसके बाद 2 लेन्स जो हैं वो बाद में फर्दर उसको एक्सटेंड किया जाएगा। वंगू पास में जो मेन इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि ये हमारी जो है मोटरवे M8 का हिस्सा है और M8 हमारे लिए इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि ये सिंध को बलूचिस्तान से कनेक्ट करती है और ये सखर से ग्वादर तक को मिलाने के लिए M8 को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो ये टोटल जो है इसकी M8 की जो लेंथ है वो 1000 किलोमीटर तक की है और वंगू पास का जो टोटल डिस्टेंस है वो तकरीबन 60 किलोमीटर का है, जिसमें चढ़ाई और उतराई शामिल है। एज ए फ़ोटोग्राफ़र अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं तो इससे पहले मैंने नॉर्थ का भी ट्रैवल किया है। नॉर्थ में अगर आप 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा या जितना भी आप टाइम स्पेंड करते हैं तो 2 से 3 दिन बाद आप ये फ़ील करना शुरू कर देते हैं कि तकरीबन उसके जो सारे मनाजिर हैं, जो लैंडस्केप है, जो एक स्ट्रक्चर है, वो तकरीबन आपको सेम लगना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप उसको कंपेयर करें साउथ के साथ तो उसमें एक बड़ी अमेजिंग चीज़ थी जो वो ये थी कि साउथ का जो लैंडस्केप है वो आपको किसी भी पॉइंट पे बोर नहीं होने देता। अब हमारा ये ट्रिप था जो 12 से 13 दिन का ट्रिप था। मैं अब यकीनी तौर पे आपको बताता हूँ कि डे फर्स्ट से लेके आखिरी दिन जब हम बलूचिस्तान को लीव कर रहे थे तो एक भी सेकंड के लिए जब तक हम ट्रैक पे थे हमें किसी किस्म की बोरियत नहीं हुई। इसमें जो सबसे अमेजिंग मुझे ऐसे एरियाज़ थे जो मुझे कवर करते हुए बड़ी एक एक्साइटमेंट, एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। लाइक डार्क एरिया है, उसके अलावा मस्तूम का इलाका है, बिल्कुल एक डिफरेंट माहौल है, बिल्कुल एक डिफरेंट लैंडस्केप है। अलबत्ता जिन रास्तों पे हमने सफ़र किया और हमें जो मुश्किलात पेश आई उनमें से कुछ ज़रूरी मुश्किलात के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि पार्ट्स, मोटरसाइकिल के पार्ट्स, अगर आप ऐसी मोटरसाइकिल लेकर आते हैं जो टूर के लिए बनी हुई है या ऐसी जो इन इलाकों में आम नहीं है, मिसाल के तौर पे सुजुकी GS 150 ऐसी इन इलाकों में आम नहीं है, यामाहा YBR G वगैरह ये आम नहीं है, और तो और टेकन 250 जिसके ऊपर हमने सफ़र किया, बहुत अच्छी मोटरसाइकिल है, बहुत बेहतरीन चली इन इलाकों के अंदर। अलबत्ता इसके पार्ट्स वगैरह हमको पहले से ही इनका इंतज़ाम करना पड़ गया। और ये भी जान लीजिए कि ये चूंकि मैदानी इलाके हैं, यहाँ पर हवा अगर आपके मुखालिफ सिम से आएगी तो आपकी मोटरसाइकिल अच्छी अगर क्वालिटी की नहीं हुई या उसमें ताकत इतनी ज़्यादा ना हुई तो आपका सफ़र आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल इस तर्ज पे हो जाएगा कि आपकी मोटरसाइकिल 60 या 65 की रफ्तार से भी ऊपर नहीं जा पाएगी। तो मैं रिकमेंड करूँगा कम अज़ कम 125 या 150 सीसी की मोटरसाइकिल अपने जहन के अंदर रख के आइएगा। ये भी जान लीजिए कि ये सफ़र है लंबे। अगर आप अकेले सफ़र करते हैं या आपका ग्रुप इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है या आपके पास इंटरकॉम्स नहीं है एक दूसरे से गुफ्तगू करने के लिए, एक दूसरे से हालात की मालूमात लेने के लिए, तो रेस्ट ज़रूर कर लीजिए। ये रास्ते अगर आपको थका देंगे तो बराए मेहरबानी अपने ऊपर जबर करके सफ़र ना कीजिए। अगर आपको नींद आने का खदशा हो तो रुक के थोड़ी सी देर रेस्ट ले लीजिए। करीब तरीन FC या लीवीज़ के किसी भी चौकी के ऊपर रुक के थोड़ा रेस्ट ले लीजिए। ये आपकी मदद करेंगे भी इस बारे में और मदद के लिए ये लोग बैठे हुए भी। अब इस ट्रिप के अंदर हमें बहुत सी जगहों पे जो है कुछ लिमिटेशंस फेस करने को मिली। उसकी रीज़न मैं बता चुका हूँ कि ये एरिया कंट्रोवर्शियल था किसी दौर के अंदर। हमारी पाक आर्मी, FC और लिविस ने इसको बहुत बेहतर तरीके से कवर किया और अभी तक चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो चुकी हैं। लेकिन कुछ एरियाज़ के अंदर अभी भी आपको रोका जाएगा या आपको सिक्योरिटी या स्कॉट दी जाएगी। तो उस पे हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप उनकी बात को माने जैसे वो कहते हैं, क्योंकि वो हमारे फ़ायदे के लिए, उनके फ़ायदे के लिए नहीं है। तो ये जो एरियाज़ हैं, जब भी आप ट्रैवल करें तो इसमें आप जिन एरियाज़ में जा रहे हैं अगर कोई बैरियर है तो उसके लिए बेहतर है कि ना जाया जाए। अगर जाना है तो उसकी परमिशन प्रॉपर थ्रू चैनल आप लेकर चलें।
इतनी ट्रैवलिंग के बाद मेरा दिल ये कहता है कि अगर मुझे कहा जाए कि तुम्हें दूसरी ज़िंदगी दी जाती है तो मैं यही ख्वाहिश ज़ाहिर करूँगा कि मैं पाकिस्तान में दोबारा पैदा हूँ। और मैं ये बात भी यकीन से कहता हूँ कि शायद मेरी दूसरी ज़िंदगी भी कम पड़ जाए अपने मुल्क को देखने के लिए। पाक फौज जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।